ऊपर आर्मी आई है क्या? चलो यार बढ़िया। लास्ट टर्न पे शायद हम लोग सक्सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चों। चल देखिएगा प्लीज। सक्सेशन में यार आप ही का बैच सबसे आगे चल रहा है शायद। ठीक है, काफी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। अरे यार चलिए, सक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए थे आप लोग। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी ऑन अ बैरन एरिया इज नोन एज सक्सेशन। सेकंड बात मैंने आपको बता दी थी कि इट इज अ सीक्वेंशियल, ऑर्डरली एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तीसरी बात बताई थी, कम्युनिटीज इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मेक द कंडीशन फेवरेबल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग कम्युनिटीज। Next upcoming community can be easily predicted, but we cannot predict the climax community. Climax community is always mesophytic, that is in the near equilibrium with the environment. And biotic communities are never stable, जिसमें change in community होता है, interaction with the environment होता है, change in environment होता है, इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी होता है और वापस से चेंज इन कम्युनिटी इंड्यूस होता है। मतलब कोई भी कम्युनिटी हमेशा के लिए बनी रहे जरूरी, हमेशा उसमें कोई ना कोई चेंज होता रहेगा। देन मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले एस्टेब्लिश होने वाली कम्युनिटी पायनियर, लास्ट में बचने वाली पायनियर कम्युनिटी का बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए इसकी स्पीशीज आर सेलेक्टेड स्पीशीज। लेकिन अगर हम क्लाइमेक्स की बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रही है बेटा। दैट इज एट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर। यही कारण है कि इनको हम केस सेलेक्टेड स्पीशीज भी कहते हैं। यहाँ तक की बात हो गई थी। उसके बाद बता दिया था कि सक्सेशन जब भी शुरू होगा तो सबसे पहले आएगी पाइनियर, फिर आएगी क्लाइमैक्स। पाइनियर के बाद में सीधा क्लाइमैक्स नहीं आती है, इसके बाद में इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल स्टेजेस आती हैं, जिनको सीरल स्टेजेस कहते हैं। अल्टीमेटली एस्टेब्लिश होने वाली क्लाइमैक्स कम्युनिटीज का मतलब ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ड्यूरिंग सक्सेशन इंक्लूड पाइनियर प्लस सीरल प्लस क्लाइमैक्स। इट इज नोन एज सेरे। अगर सेरे ड्राई एरियाज में हो रहा है तो जीरो सेरे, अगर एक्वेटिक एरियाज में हो रहा है तो हाइड्रोसेर, अगर रॉक्स पर हो रहा है तो लिथोसेरे, सैंड पर हो रहा है तो सैमोसेर, एसिडिक वाटर में हो रहा है तो ऑक्सैलोसेरे, और बेसिक या सलाइन वाटर में हो रहा है तो हेलोसेरे। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक या चेंजेस ड्यूरिंग सक्सेशन की बात की थी। सबसे पहला बता दिया था कि शॉर्ट लिव्ड से लॉन्ग लिव्ड की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बायोमास बढ़ेगा, फूड ऑप्शंस या फूड अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फीडिंग ऑप्शंस बढ़ेंगे, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, डेट्राइटस या लिटर बढ़ेगा, ह्यूमस कंटेंट, निके स्पेशलाइजेशन, एनसीपी कम होता है, क्योंकि जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हेट्रोट्रॉफिक कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन उस रेशियो में प्रोडक्टिविटी, इसी वजह से ओवरऑल एनसीपी में कमी आती है। क्लियर हो गई थी ये बात। उसके साथ ही एनसीईआरटी ने आगे कहा है कि सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन द पैरेलल प्रोसेसेस एट दैट टाइम। कब की बात हो रही है? ड्यूरिंग द लाइफ ओरिजिनेशन ऑन अर्थ। क्लियर हो गई थी ये बात। मैंने आपको इवोल्यूशन में माइनर चेंज, मेजर चेंज बता दिए थे। सक्सेशन में इवोल्यूशनरी सक्सेशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन बता दिया था। इवोल्यूशनरी सक्सेशन का मतलब है जब कम्युनिटी का फॉर्मेशन किसी नई स्पीशीज के ओरिजिनेट या इवॉल्व होने से हो रहा हो, तो इट इज इवोल्यूशनरी सक्सेशन बेटा, जो कि प्रिमिटिव टाइम्स में मोर कॉमन था। लेकिन आज के जमाने में क्या इवोल्यूशन कॉमन है? इन्वेजन कॉमन है। क्या कॉमन है? आज के जमाने में जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अ न्यू कम्युनिटी या न्यू स्पीशीज होता है, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी। इसके बाद मैंने आपको कॉजेज ऑफ सक्सेशन बताए थे। कॉज ऑफ सक्सेशन दो बताए थे, बायोटिक कॉज ऑफ सक्सेशन एंड फिजियोग्राफिक कॉज ऑफ सक्सेशन। बायोटिक में कम्युनिटी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल बेटा,
फिजियोग्राफिक कॉज में बता दिया था नेचुरल या एबायोटिक फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। क्या हम बायोटिक कॉज को ऑटोजेनिक सक्सेशन कह सकते हैं और उसको एलोजेनिक सक्सेशन कह सकते हैं, राइट बच्चे। उसके बाद हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में, शायद आपको मैंने बता भी दिया था, इट इज टाइप्स ऑफ सक्सेशन, पढ़ा दिया था कि ये है, केवल नाम और टर्म बताकर गया था, खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करें बेटा तो दो तरह की हो सकती है, एक तो होगा प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन, राइट बच्चे। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहां पर पहली बार किसी कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा हो, प्राइमरी सक्सेशन है, मतलब कोई प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी ना रही हो तो उस जगह पर होने वाला सक्सेशन प्राइमरी। पहले कोई कम्युनिटी थी बेटा लेकिन किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई है, वहां पर फिर से नई कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, दिस इज अ। दोनों चीजें भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि भैया प्राइमरी सक्सेशन हमेशा या सेकेंडरी या प्राइमरी सक्सेशन हमेशा बैरन एरिया में ही होगा और इसमें आने वाली पहली कम्युनिटी हमेशा पायनियर कम्युनिटी होगी। सेकेंडरी की वजह से प्लीज कंफ्यूज ना हो कि सर पहले वाली भी तो थी, अरे वो गई, अरे हाँ कि ना। अब जो नई आ रही है वो जो पहली आएगी वो कौन सी होगी, पायनियर होगी। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर। तो हम बात कर सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन क्या हमेशा न्यू एरियाज में होगा और यहां पर सेकेंडरी सक्सेशन प्री एग्जिस्टिंग के रिमूवल के बाद होगा। बोलो यार बच्चे, जहां पर कोई कभी एग्जिस्ट ही नहीं की उस जगह पर होने वाला सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी कहां पर होगा, जहां पर प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज का रिमूवल हो गया है, फिर से नई कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, दिस विल बी अ सेकेंडरी सक्सेशन। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर। प्राइमरी सक्सेशन की बात करें बेटा तो जिस जगह पर हो रहा है वहां पर पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं, क्या वहां पर सॉइल होगी, क्या वहां पर सॉइल होगी, वहां पर सॉइल नहीं होगी क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं। अरे बोलो यार, इसका मतलब प्राइमरी सक्सेशन उन जगहों पर होता है जहां पर सॉइल इज एब्सेंट। प्राइमरी सक्सेशन वहां होगा जहां सॉइल इज एब्सेंट। ध्यान रखना, अगर कभी एग्जांपल वो आता है ना कि फॉलोइंग में से कौन से प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल है, फॉलोइंग में से कौन से सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल है, तो ध्यान रखना वहां पर आपको याद रखना है कि जहां सॉइल एब्सेंट है वहां पर क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन। क्या सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से कोई कम्युनिटी थी, कम्युनिटी थी, वो क्या केवल एनिमल्स की हो सकती है, क्योंकि एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूसर्स का होना जरूरी है। मतलब किसी भी जगह पर अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो कंज्यूमर सरवाइव कर पाएगा, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो केवल ऑटोट्रॉफ ही सरवाइव कर सकता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ में ही इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने की कैपेसिटी होती है। अरे CO2 प्लस H2O को लाइट और टेम्परेचर की प्रेजेंस में C6H12O6 में कन्वर्ट केवल प्लांट या प्रोड्यूसर ही कर सकते हैं। अरे आ गई बात समझ में। इसका मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने की कैपेसिटी केवल प्रोड्यूसर में। इसका मतलब जहां पर प्रोड्यूसर है पक्की बात है वहां पर क्या रहा होगा, सॉइल रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा, इस प्रोसेस के दौरान या सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान क्या प्रेजेंट है, सॉइल। क्लियर। यहाँ पर अगर सॉइल एब्सेंट है तो वेजिटेशन को ग्रो करवाना है तो सॉइल फॉर्मेशन जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर सॉइल एब्सेंट है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्रोसेस के दौरान पीडोजेनेसिस इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है, पीडोजेनेसिस क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पीडोजेनेसिस। और शायद आपको पता होगा कि पीडोजेनेसिस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। पीडोजेनेसिस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। अब बात आती है क्या सर एक्सट्रीमली स्लो का मतलब क्या है, भैया 1 इंच सॉइल लेयर फॉर्मेशन में कितना, 1 इंच सॉइल लेयर फॉर्मेशन में 500 से 1000 साल तक का समय लग जाता है। 1 इंच सॉइल लेयर फॉर्मेशन में कितना बेटा, 500 से 1000 साल का समय। और शायद आपको पता होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी इज मेनली डिसाइडेड बाय टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल की थिकनेस होती है 4 फीट। टॉप सॉइल की थिकनेस कितनी होती है, 4 फीट। 1 इंच सॉइल लेयर फॉर्मेशन में 500 से 1000 साल का समय लग रहा है, तो 4 फीट की टॉप सॉइल बनाने में हजारों साल का समय लगेगा बेटा।
इसका मतलब है प्राइमरी सक्सेशन के दौरान क्लाइमैक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का समय लगता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्या है? पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस होने के बाद कम्युनिटी में चेंज बहुत तेजी से हो सकता है, लेकिन सबसे तेज या सबसे धीरे चलने वाला प्रोसेस कौन सा है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ड्यू टू दिस प्रोसेस इट इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। कैसा है बेटा ये? एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, यहां पर कंपैरेटिवली फास्ट, राइट। अब एक्सट्रीमली स्लो मतलब यहां पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी के एस्टेब्लिश होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और यहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनने में यस 50 से 100 साल का समय लग जाता है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनने में 100 से 200 साल का समय लगता है। समझ में आई बात? प्राइमरी सक्सेशन में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस कौन सा है? पीडोजेनेसिस। इसी वजह से प्राइमरी सक्सेशन कैसा है? प्राइमरी सक्सेशन में क्लाइमैक्स कमिटी एस्टेब्लिश होने में कितना समय है? हजारों साल का समय लग जाता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है यार? ठीक है, तो जहां पहले कोई कमिटी थी नहीं उस जगह पर पहली बार आ रही है, तो वो क्या है? प्राइमरी। पहले थी, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, फिर नहीं आ रही है, तो सेकेंड। क्लियर हो गई बेटा बात? चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहला एग्जाम्पल प्राइमरी सक्सेशन का, सक्सेशन ऑन रॉक्स। किस पर? रॉक्स पर होने वाला सक्सेशन। सॉइल है क्या? नहीं है, इसका मतलब रॉक्स की वेदरिंग होगी तब जाकर सॉइल लेयर का फॉर्मेशन होगा, देयरफॉर कैसा है? प्राइमरी सक्सेशन। बात समझ में आई? नेक्स्ट बेटा, न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक। क्या बेटा? न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक। जब भी हम किसी न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक की बात करते हैं, तो पॉन्ड या लेक जब बन रहा है, इसका मतलब रॉक्स के बीच में ट्रेंचेस बन गए हैं। उन ट्रेंचेस में जो अंडरग्राउंड वाटर आकर भर गया है वो बन गया है क्या? पॉन्ड या लेक। वहां पर फिर से रॉक्स की वेदरिंग होगी और नीचे सेडिमेंट जमा होना स्टार्ट होंगे, तब जाकर सॉइल लेयर का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली मीसोफाइटिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश होगी। कौन सी कम्युनिटी? लेकिन न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड में जब पहली बार कम्युनिटी आ रही है, क्या वहां सॉइल है? वहां सॉइल नहीं है। बोले तो क्या चल रहा है? अगला बेटा, न्यूली कूल्ड लावा। क्या बच्चों? न्यूली कूल्ड लावा। अब बात आती है क्या न्यूली कूल्ड लावा पर होने वाला सक्सेशन कैसा है? प्राइमरी। क्यों है? अगर हम लावा की बात करते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन से आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे बहुत सारा लावा निकला और वो लावा कहीं पर जाकर जमा हो गया। लावा को ठंडा होने में कई डिकेड्स लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लावा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ऊपर वाला एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने की वजह से सबसे जल्दी सॉलिडिफाई होता है। ऊपर वाली सरफेस सॉलिडिफाई होने पर भी नीचे वाली सरफेस कई डिकेड्स तक गर्म बनी रहती है। इसका मतलब उसको टोटल ठंडा होने में कई दशक लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। तो कई सालों बाद जब पहली बार लावा ठंडा हुआ है, शायद हम जानते हैं कि वो बनाता है इग्नियस रॉक्स। क्या बनाता है? और इग्नियस रॉक्स पर होने वाला सक्सेशन, क्योंकि वहां पर रॉक्स की वेदरिंग होगी और फिर से क्या बनेगी? सॉइल बनेगी, तब जाकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन होगा। कैसा हुआ बेटा? प्राइमरी सक्सेशन। आ गई बात समझ में? अगला बेटा, सक्सेशन ऑन लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स के बाद होने वाला जो सक्सेशन है वो कैसा है? प्राइमरी सक्सेशन। भाई ये कभी मानने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सर जैसे ही हम लैंडस्लाइड के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला विचार आता है उत्तराखंड में पहाड़ गिर गया। अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो उत्तराखंड में जब पहाड़ गिर गया तो वो जितने भी पेड़ पौधे और मिट्टी थी वो सारी की सारी नीचे आ गई। तो सर उस जगह पर तो पहले कम्युनिटी थी, फिर से कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो कैसा है? सेकेंडरी सक्सेशन। चलिए जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि उत्तराखंड के पहाड़ का गिरना ही लैंडस्लाइड नहीं है। लैंडस्लाइड किसी मैदानी हिस्से में या प्लेन्स में भी हो सकता है। व्हाट एक्चुअली द लैंडस्लाइड इज? ब्रेकेज एंड स्लाइडिंग आउट ऑफ रॉक्स। क्या? ब्रेकेज एंड स्लाइडिंग आउट ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक का टूटकर स्लाइड आउट हो जाना इज नोन एज लैंडस्लाइड। क्लियर? अब अगर उत्तराखंड में पहाड़ गिर रहा है या यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है, तो जो रॉक वाला हिस्सा है वो टूटकर अलग हो गया। एक्सपोज क्या हुआ? रॉक पर होने वाला सक्सेशन।
समझ में आई बात? तो जब भी लैंडस्लाइड होगा तो टॉप सॉइल वाला जो हिस्सा है या रॉक के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्लाइड आउट हो गया है। न्यूली एक्सपोज्ड रीजन कौन सा है? रॉक्स है। रॉक्स पर होने वाला सक्सेशन कैसा है? प्राइमरी सक्सेशन। अरे आ गई बात समझ में? लैंडस्लाइड के बाद होने वाला सक्सेशन इज अ प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर? चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब कई बार होता है एग्जाम में यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश करता है। हमने कहा न्यूली कूल्ड लावा पर होने वाला सक्सेशन कैसा है। अब वो करता क्या है, वो कहता है कि एक वोल्केनो के नीचे वाले हिस्से में कई सालों तक इनएक्टिविटी रहने की वजह से एक कम्युनिटी डेवलप हो गई। क्या हो गई? कम्युनिटी डेवलप हो गई। लेकिन कई सालों के बाद वो वोल्केनो फिर से एक्टिव हुआ, इरप्ट हुआ, तो वहां पर फिर से लावा आ गया। हेलो? जो पुरानी कम्युनिटी थी वो पूरी की पूरी दब गई। अब वहां क्या फैल गया? लावा। अब उस पर होने वाला सक्सेशन कैसा होगा? प्राइमरी ही होगा। क्यों? क्योंकि सूखने के बाद वो रॉक्स ही बनाएगा, और रॉक्स पर होने वाला सक्सेशन प्राइमरी से। अब आप रिलेट कर सकते हो लैंडस्लाइड को और वॉल्केनो। अरे बोलो यार। तो आफ्टर लैंडस्लाइड होने वाला सक्सेशन कैसा है? प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि एक्सपोज्ड पार्ट इज रॉक। वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, एबंडन्ड फार्मलैंड्स, जहां पर खेती हुआ करती थी उसको छोड़ दिया गया है, वहां पर होने वाला सक्सेशन कैसा? सेकंड। पहले कम्युनिटी थी, डिस्ट्रॉय हो गई, फिर से बैरन एरिया है, फिर नई कम्युनिटी इन्वेड कर रही है, वो क्या होगा? सेकेंडरी सक्सेशन। बोलो यार बच्चे। डिफॉरेस्टेड एरियाज, आफ्टर फॉरेस्ट फायर्स, इन सब जगहों पर होने वाला सक्सेशन कैसा है? सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन दोनों 100% क्लियर है। 100% एक एक चीज समझ में आई है बेटा? सॉइल इरोजन वाला जो पार्ट है प्राइमरी है, क्योंकि उसके अंदर टॉप सॉइल रिमूव हो गई है। ठीक है? टॉप सॉइल के रिमूवल के बाद जो भी होगा वो कैसा होगा? प्राइमरी सक्सेशन होगा। सैमोसेरे प्राइमरी सक्सेशन है भैया। सैंड ड्यून्स, अरे मेरे बेटा, सैंड में सॉइल नहीं बता सकते हैं। सैंड इज द बी लेयर ऑफ सॉइल। जो हम लोग बताते हैं O1 O2 A1 A2 B C D, तो उसमें जो बी लेयर है वो सैंड है। मतलब उसमें ह्यूमस नहीं है, लिटर नहीं है, डेट्राइटस नहीं है, डफ नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है। राइट? तो सॉइल नहीं, और जहां सॉइल नहीं है वहां प्राइमरी सक्सेशन। इसलिए सैंड ड्यून्स पर होने वाला सक्सेशन भी कैसा है? प्राइमरी सक्सेशन है। क्या यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर? अरे बोलिए भाई। रेत के टीले, रेगिस्तान देखते हैं। रेगिस्तान में जो रेत के टीले बने हुए हैं, वहां पर पहले कोई कम्युनिटी थी क्या? पहली बार आएगी। इसका मतलब प्राइमरी सक्सेशन। सैंड है, सॉइल नहीं है, इस वजह से प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर बेटा? हाँ 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 हाँ। रॉक जो एक्सपोज हो रही है वहां पर होने वाला सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन जो मिट्टी नीचे जाकर जमा हुई है उस जगह पर अगर सक्सेशन बता रहे हैं तो इट विल बी अ सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है? हाँ। एबंडेंट फार्मलैंड्स, जहां पहले खेती हुआ करती थी उसको खाली छोड़ दिया गया है। ये बाजू में एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर कभी बाजू में देखोगे तो मल्टी और एलन के पास में जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, ये क्या है? खाली एरिया है, जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती, कोई रख रखाव नहीं है, इसलिए वहां पर सारे वाइल्ड स्पीशीज ग्रो कर रही है। सक्सेशनल देखना है तो यहाँ दिख रहा है बेटा? इसको एबंडेंट फार्मलैंड्स को छोड़े गई कृषि भूमि। अरे हिंदी भी तो पढ़ाना होता है सुबह। ठीक है? तो छोड़ी गई जो कुछ कृषि भूमि है वो क्या है? एबंडेंट फार्मलैंड्स। चलिए जी नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से। सक्सेशन प्राइमरी चल रहा हो चाहे सेकेंडरी चल रहा हो, सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी सबसे लास्ट में बचने वाली। मतलब हमेशा सक्सेशन पाइनियर से क्लाइमैक्स की ओर जाएगा बेटा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सक्सेशन इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस। नेचुरली जो सक्सेशन है वो कैसा है? डायरेक्शनल प्रोसेस। राइट? पाइनियर कम्युनिटीज सिंपल की कॉम्प्लेक्स कैसी होती है बेटा? सिंपल। और क्लाइमैक्स मतलब सक्सेशन का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर है। अरे हाँ कि ना? मतलब जब भी सक्सेशन नेचर में हो रहा होगा तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा। इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव सक्सेशन। क्या कहेंगे इसको? प्रोग्रेसिव सक्सेशन। अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, सुनो बात को ध्यान से, क्या बोल रहा हूं? ड्यूरिंग
प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन ड्यू टू natural or human induced disturbances due to natural or human induced disturbances a particular serial stage can be converted into its earlier stage हेलो क्या बोला मैंने ड्यू टू ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अर्लियर स्टेज मतलब ये कहना चाह रहा है कि यार पाइनियर आई उसके बाद ए बी सी सीरियल स्टेजेस आई और अल्टीमेटली क्लाइमैक्स आई अरे बोलो यार ठीक हम हमेशा जानते हैं कि सक्सेशन प्रोसेस चलेगा कैसा पाइनियर से क्लाइमैक्स की तरफ डायरेक्शनल चलेगा प्रोग्रेसिव चलेगा अरे हाँ कि ना लेकिन कभी ऐसा डिस्टरबेंस हुआ कि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो रिमूव हो गई या वो आ ही नहीं पाई अरे बोलिए इसका मतलब जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी उसके अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट हो गई अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट हो गई इसका मतलब सक्सेशन क्या सीधा चल रहा है सक्सेशन उल्टी दिशा में चलने लगा है कैसा चलने लगा है मतलब सक्सेशन का जो डायरेक्शन है वो डिस्टरबेंस की वजह से कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जा रहा है क्या ये प्रोग्रेसिव है दिस इज रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कैसा है बेटा रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन समझ में आई बात सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बनना प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनना रेट्रोग्रेसिव अब होता क्या है जब भी डिस्टरबेंस होगा चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस चलो मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ मुझे एक फार्म हाउस खरीदना था मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया मैंने कहा भैया मुझे एक फार्म हाउस खरीदना है क्या आप दिलवा सकते हैं उसने कहा कि ठीक है सर हमारे पास ऐसी जमीन है जो कि गवर्नमेंट ने फार्म हाउस डेवलप करने के लिए अलॉट कर दी है ठीक है भैया चलो तो यूजुअली फार्म हाउस शहर के बाहर होते हैं वो मुझे शहर के बाहर ले गए वहां पर एक फॉरेस्टेड एरिया था और उस फॉरेस्टेड एरिया का उन्होंने लेआउट प्लान बता दिया कि सर आप ये देख लीजिए ये रोड है और यहाँ से फार्म हाउस के लिए जमीन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और हमारे पास अगले साल भर में इसके वर्क ऑर्डर्स आ जाएंगे कि आप इसको डेवलप करके बेच सकते हैं हेलो मैंने कहा ठीक है भैया तो उसने कहा कि सर ये लेआउट प्लान है 6 महीने साल भर बाद हम दोबारा मिले उसने कहा कि सर हाँ ये लेआउट प्लान तैयार हो गया है आप चाहो तो यहाँ पर फार्म हाउस बुक करवा सकते हो तो मैंने उसमें से एक 100 बाय 100 का एरिया जो है पसंद किया और उससे कहा कि भैया ठीक है मुझे फार्म हाउस बनाकर दे दीजिए कितना समय लगेगा उसने कहा सर 6 महीने में आपको हम फार्म हाउस बनाकर दे देंगे ठीक है भैया 6 महीने बाद उसका मेरे पास फोन आया उसने कहा कि सर आपके लिए फार्म हाउस तैयार है आपने जो जमीन पसंद की थी वहां पर फार्म हाउस हमने बना दिया है आप चाहें तो चलकर विजिट कर सकते हैं भैया मैं वहां पर विजिट किया बढ़िया चारों तरफ 100 बाय 100 के एरिया में उसने 12-12 फीट की दीवारें बना रखी है अंदर एक बेडरूम एक हॉल एक किचन का उसने एक सेट बना कर दिया है और एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनाया है और बाजू में एक गार्डन बनाया है और गार्डन के बीच में फाउंटेन लगाया है हेलो उस गार्डन में घास ग्रो करवाई गई है और आसपास में सारे ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव प्लांट्स लगाकर दिए राइट जब हम पहली बार वहां पर गए थे तब वहां पर फॉरेस्ट था जब पहली बार गए थे वहां क्या था आज जब मैं वहां पर गया तो वहां पर एक बढ़िया डेवलप्ड एरिया है जिसके बीच में गार्डन है और गार्डन में ग्रास है पहले ट्रीज कम्युनिटी थी अभी क्या है ग्रासलैंड है इसका मतलब ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज इज कन्वर्टेड इनटू इट्स earlier stage this is retrogressive succession ऐसा क्लाइमेट में चेंज होने पर भी हो सकता है कि कहीं पर ट्रीज हुआ करते थे लेकिन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्रॉपर रेनफॉल प्रॉपर लाइट अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से अल्टीमेटली ट्रीज इरेडिकेट हो गए अब वहां पर या तो हर्ब्स या श्रब या फिर ग्रासेस रह गई अरे बोलो यार इसका मतलब नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंसेस की वजह से a particular serial stage can be converted into its earlier stage this is known as retrogressive succession very 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 important क्योंकि एनसीईआरटी ने भले ही रेट्रोग्रेसिव ना लिखा हो लेकिन बाकी सारी चीजें लिखी है राइट आप चाहें तो एनसीईआरटी निकाल सकते हैं ताकि मैं आपको हाथों हाथ बता दूं पेज नंबर 251 पेज नंबर 251 सक्सेशन ऑफ प्लांट्स दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ at any time during primary or secondary succession due to natural or
human induced disturbances, a particular serial stage can be converted into its earlier stage. This is known as रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। एनसीईआरटी ने रेट्रोग्रेसिव टर्म नहीं लिखा है, लेकिन बाकी सारी चीजें लिख दी है, इसलिए प्लीज मेंशन कर दीजिए क्या लिखा हुआ ये। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। आ गई समझ में बात? बोलो बच्चे। अगर सक्सेशन नेचुरली चल रहा है तो हमेशा कैसा होगा? प्रोग्रेस। लेकिन अगर कोई डिस्टरबेंस आ गया तो रेट्रोग्रेसिव हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे उसने क्या लिख कर दिया है, इसी पैराग्राफ में आगे उसने कहा है कि दिस में इंक्लूड न्यू स्पीशीज एंड इरेडिकेट सम अदर्स। इसकी वजह से कोई नई स्पीशीज वहां आ सकती है और जो पुरानी स्पीशीज है उनका इरेडिकेशन हो सकता है। राइट? हुआ भी है। जब मैंने फॉरेस्ट को कटवा कर वहां ग्रास लगवाई, किसी ने घर में अगर ग्रासलैंड या गार्डन डेवलप करवाया हो तो उसको पता होगा कि मार्केट में ग्रासेस भी सॉफ्टनेस के हिसाब से बिकती है। राइट? कितनी सॉफ्ट है उतनी महंगी और उतना महंगा मेंटेनेंस होगा। अरे बोलो यार। ठीक? तो वहां पर जो ग्रास लगाई गई है वो ग्रास उस जगह की लोकल रेजिडेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या उस एरिया में इन्वेड की, उस एरिया में ग्रो कर रही है। और वहां पर जो गार्ड रहता है वो ट्रीज को और दूसरे वीड्स को ग्रो नहीं करने देता है जो वहां का एक्चुअल रेजिडेंट है। इसका मतलब उनका क्या हो गया? रिमूवल हो गया और नई स्पीशीज का इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर है यार? सक्सेशन जो चल रहा है वो जो डायरेक्शनल प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल। हमेशा। तो क्या नेचर में कभी डिजास्टर या इम्बैलेंस जनरेट नहीं होता, डिस्टरबेंस जनरेट नहीं होता? होता है। उस समय पर जब कम्युनिटी का चेंज आएगा वो क्या है? रेट्रोग्रेसिव। ठीक है बेटा? डिस्टरबेंस की बात हो रही है, मैंने हमेशा अभी भी जब भी यही बोला है, रेट्रोग्रेसिव में यही बोला है क्या? डिस्टरबेंस होगा। नेचुरली तो कैसा चलेगा? प्रोग्रेस। लास्ट वाली लाइन मैंने यही बोली थी कि नेचुरली अगर चल रहा है तो वो कैसा होगा? प्रोग्रेस। लेकिन अगर डिस्टरबेंस हुआ तो रेट्रोग्रेस। ठीक है? तो रेट्रोग्रेसिव हमेशा तभी होगा जब डिस्टरबेंस होगा। एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उससे वेरिएबल होगा, उससे अलग होगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा जो कि ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, उसका नेक्स्ट कौन सा आएगा? उससे और डेवलप्ड के लिए इवॉल्व होना पड़ेगा, और इवोल्यूशन अकर्स इन मिलियंस ऑफ ईयर टाइम। मतलब नई स्पीशीज का इन्वेजन ही हो सकता है रादर देन इवोल्यूशन। डिस्टरबेंस के बाद जो इन्वेड करेगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन है। डिस्टरबेंस हो रहा है तो अभी तो रिमूवल हुआ है, बच गई है कौन सी? प्रीवियस वन। ठीक है? वो क्या कहलाया? रेट्रोग्रेस। नेक्स्ट, जब भी हम सक्सेशन की बात करते हैं भैया, हमारे सिलेबस में जो है वो है प्लांट सक्सेशन। कैसा बेटा? क्या यार एनिमल कम्युनिटीज में भी सक्सेशन हो सकता है? यस, एनिमल कम्युनिटीज में भी सक्सेशन हो सकता है। क्या माइक्रोबियल कम्युनिटीज में सक्सेशन हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कम्युनिटी होगी, पक्की बात है उसके अंदर सक्सेशन देखा जा सकता है। राइट? बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी सक्सेशन जब हो रहा है तो इन्वेड करने वाली या इवॉल्व होने वाली स्पीशीज पहली बार में एनिमल आ सकता है? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब इन्वेड करने वाली पहली कम्युनिटी हमेशा प्लांट या प्रोड्यूसर की कम्युनिटी होगी। कैसी होगी बेटा? प्लांट या प्रोड्यूसर की कम्युनिटी होगी। इस वजह से प्राइमरी सक्सेशन में पायनियर आर ऑलवेज ऑटोट्रॉफ्स। पायनियर्स आर ऑलवेज, और जिस भी कम्युनिटी में पायनियर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। कैसा बेटा? ऑटोजेनिक अलग है, ऑटोट्रॉफिक अलग है। ऑटोजेनिक क्या है? when community itself is responsible for change, that is autogenic succession. When pioneer community is autotroph, this is a autotrophic succession. क्लियर हो गई बात? अगली चीज बेटा, सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में कौन है? सॉइल प्रेजेंट है, इसका मतलब इन्वेड करने वाली पहली कम्युनिटी ऑटोट्रॉफ्स की हो सकती है।
प्लस प्रीवियस कम्युनिटी का डेड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डीकम्पोजर्स या हेट्रोट्रॉफ्स भी फीड करने आ सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान जो पाइनियर कम्युनिटी है वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकती है और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकती है। अगर सक्सेशन ऑटोट्रॉफिक कम्युनिटी से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, और अगर ये हेट्रोट्रॉफ या डीकम्पोजर से स्टार्ट होगा, इट इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। क्या कहलाएगा बेटा? ये हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। इसी तरह से प्लांट सक्सेशन अगर कहीं हो रहा है तो वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। एनिमल सक्सेशन अगर कहीं हो रहा है तो वो हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन होगा। अरे समझ रहे हो? और माइक्रोबियल सक्सेशन अगर कहीं होता है, इट इज नोन एज सेरुला, क्योंकि माइक्रोब्स ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। अरे बात समझ में आई? माइक्रोब्स ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफ है, बैसिलस हेट्रोट्रॉफ है। अरे बात समझ में आई? ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि प्लांट सक्सेशन इज नोन एज autotrophic succession, animal succession is known as heterotrophic succession and microbial succession is serula। नाम दिया जाता है इसको सेरुला। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? बोलो यार बच्चे। अरे टर्म्स क्लियर हो रही हैं? बहुत कठिन चल रहा है क्या? बड़ा आसान सा है, एक बार टर्म समझ में आ जाएंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब क्लास में पढ़ाते समय ये सारा नाटक 1-1.5 घंटे में भी खत्म नहीं होता, लेकिन पढ़ने बैठोगे समझ में आ गया तो 5 मिनट है रिवीजन का। पिछला लेक्चर अभी मैंने आने के बाद 3 से 4 मिनट में रिवाइज करवा दिया था, राइट? वैसे ही इसके बारे में अगले टाइम पर बोल दूंगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? अगली चीज सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम कह रहे हैं कि जो सक्सेशन है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है और माइक्रोब का हो सकता है। अब सक्सेशन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? क्या सक्सेशन रॉक्स पर हो सकता है? क्या सक्सेशन लेक में हो सकता है? तो हमारे सिलेबस में दोनों तरह के सक्सेशन है, जिसमें एक तो है रॉक्स पर होने वाला सक्सेशन और दूसरा है लेक्स में होने वाला सक्सेशन। रॉक्स पर होने वाला सक्सेशन इज नोन एज लिथोसेरे। आइए बात करते हैं सक्सेशनल प्रोसेस में किस किस तरह से कम्युनिटीज का स्ट्रक्चर चेंज होता है। हाँ बेटा, हाँ। प्लांट सक्सेशन इज फॉलोड बाय एनिमल सक्सेशन। नहीं नहीं नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे ना, प्रोड्यूसर नहीं है। प्लांट सक्सेशन इज फॉलोड बाय एनिमल सक्सेशन। मतलब जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तब तक कंज्यूमर आएगा कैसे? तो जब हम केवल प्लांट कम्युनिटी को कंसीडरेशन में ले रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहला रहा है। जब आप कंसीडरेशन में केवल एनिमल कम्युनिटी को ले रहे हैं तो हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, और जब कंसीडरेशन में माइक्रोबियल कम्युनिटी को ले रहे हैं तो माइक्रोबियल सक्सेशन, दैट इज सेरुला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी के समय ही होगा जब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर आएंगे, राइट? और उसी तरह से जब रॉक्स पर हो रहा है तो भी लाइकेंस और ब्लू ग्रीन एल्गी ही इन्वेट करते हैं, तब भी वो कंडीशन कहां से शुरू हो रही है? सेरुला, क्योंकि प्लांट किंगडम तो मौत से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर हम हमेशा जब भी बात करते हैं वो केवल प्लांट सक्सेशन की करेंगे। केवल किसकी होगी बेटा? एनिमल्स का सक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अभी जब मैंने आपको ये रेट्रोग्रेसिव की डेफिनेशन पढ़ाई है उसके नीचे वाला टॉपिक ये लिखा हुआ है, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। हेलो, तो हम जितनी भी बात कंसिडरेशन में लेंगे वो कौन सी है? प्लांट। इसीलिए जब मैंने आपको पायनियर और क्लाइमैक्स पढ़ाया था तो उसमें क्लाइमैक्स ट्रीज और फॉरेस्ट ही बताया, एनिमल माइक्रो की बात नहीं की है। क्लियर हो गई बात? आइए बात करते हैं लिथोसेरे। लिथोसेरे रॉक्स पर होने वाला सक्सेशन। जब भी रॉक्स पर सक्सेशन होता है बेटा तो आने वाली जो पायनियर कम्युनिटीज हैं वो होती हैं क्रस्टोज लाइके। कौन होती है बेटा? जो पहली कम्युनिटी है वो कहलाती है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। कौन सी है बेटा? क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। और क्रस्टोज लाइकेन स्टेज किस जगह पर आ रही है? अनवेदर्ड रॉक पर आ रही है। कहाँ आ रही है? इसका मतलब ड्राई अनवेदर्ड कंडीशन में आ रहा है।
कहाँ आ रहा है? ड्राई अनवेदर्ड कंडीशन में आ रहा है। ठीक, तो ये जो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज है, ये क्रस्टोज लाइकेन स्टेज में जो लाइकेन्स हैं दे रिलीजेस ऑर्गेनिक एसिड। क्या रिलीज करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एसिड, जिसको नाम भी दिया जाता है लाइकेनिक एसिड, एंड इट कॉजेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या कॉज करता है बेटा? वेदरिंग ऑफ रॉक। जैसे ही वेदरिंग ऑफ रॉक स्टार्ट होगा बेटा, लाइकेन का इन्वेजन किस जगह पर हुआ है? अनवेदर्ड ड्राई कंडीशन में। जब वेदरिंग स्टार्ट हुआ है तो कंडीशन सॉफ्ट एंड मॉइस्ट की तरफ जा रही है। कंडीशन किस ओर जा रही है? सॉफ्ट एंड मॉइस्ट की तरफ जा रही है। इसका मतलब कंडीशंस फेवरेबल हो रही हैं फोलियोज लाइकेन के लिए। किसके लिए बेटा? तो अगली जो कम्युनिटी इन्वेड करेगी वो कौन सी है? फोलियोज लाइकेन स्टेज। आ रही है बात समझ में? भैया जब फोलियोज लाइकेन यहाँ इन्वेड करेगा तो उसके लिए कंडीशन फेवरेबल होने के कारण उसका बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, नंबर तेजी से फोलियोज लाइकेन का बढ़ेगा। क्या क्रस्टोज लाइकेन बचेंगे? बचेंगे, लेकिन संख्या में कम होंगे। बात समझ में आ रही है? डोमिनेटिंग कौन हुआ? इसी वजह से फोलियोज लाइकेन स्टेज के समय पर क्रस्टोज के होते हुए भी कम्युनिटी का नाम डोमिनेटिंग के बेसिस पर रखा गया है। यहाँ पर क्या कहलाई ये स्टेज? फोलियोज लाइकेन स्टेज। अब क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन में डिफरेंस क्या है? फोलियोज का जो थैलस होता है दैट इज अ लीफ लाइक थैलस। कैसा है बेटा? फोलियोज टर्म लीफ के लिए यूज किया जाता है। अरे बोलो यार बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो होना स्टार्ट हो गई है सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। कैसी हो रही है? सॉफ्ट एंड। जितना आसानी से हमने 15 सेकंड में क्रस्टोस से फोलियोज बता दिया है, नेचर में उतना आसानी से नहीं होता है। ये कई 100 सालों में जाकर चेंज होगी। मतलब कई 100 सालों तक कौन रहेगी? क्रस्टोज लाइकेन रहेगी। उसके बाद आएगी कौन? और फोलियोज लाइकेन भी कई 100 सालों तक रहेगी बेटा। कई 100 सालों तक जब दोनों रहेंगी तो क्या ये वहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक, इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस कंटेंट करेगी? क्योंकि ये लाइकेन भी मरेंगे तो इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर वहीं पड़ा रहेगा, उससे सॉइल में बढ़ेगा क्या? ह्यूमस। सिमिलरली ये भी वहां पड़े रहेंगे तो इससे बनेगा क्या? ह्यूमस। कंडीशंस जब रॉक का कंप्लीट वेदरिंग हो चुका होता है और सॉइल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हो, सॉइल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हो, दिस इंडिकेट्स मॉसेस विल अराइव। मतलब मॉसेस का आना इस बात का सूचक है कि सॉइल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। मतलब टॉप सॉइल जो 4 फीट की बनने वाली है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम का पार्ट है और ये होल्डिंग ऑफ सॉइल को इंड्यूस करेगा। अरे आ गई बात समझ में? क्या मॉसेस के आने पर यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हेट्रोट्रॉफ आना स्टार्ट होंगे। कौन आना स्टार्ट होंगे? लेकिन हम लोग यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ की बात ही नहीं करेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक, लेकिन यस ये बात सच है कि जैसे मॉसेस होंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कौन आएंगे? हेट्रोट्रॉफ्स आएंगे। और वो हेट्रोट्रॉफ अपने साथ क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म और प्लांट के सीड एंड स्पोर्स लाएंगे that will induce the invasion of herbs। अगली कम्युनिटी कौन आएगी? हर्ब्स की आएगी। और हर्ब्स में भी हम सबसे पहले जानते हैं कि सरफेस ड्वेलर्स आते हैं, ग्रासेस। कौन आती हैं? ग्रासेस में हर्ब्स जब आते हैं तो पहले आती है एनुअल ग्रासेस। कौन सी बेटा? उसके बाद आती है पेरेनियल ग्रासेस। इन दोनों को हम किस में रखते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। हर्ब्स आए हैं तो भैया ऑर्गेनिक मैटर और बड़ा है, ह्यूमस कंटेंट और बड़ा है, सॉइल की फर्टिलिटी और बड़ी है। हर्ब्स के आने पर ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है। हर्ब्स के आने पर ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है। ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा तो इन्वेडिंग सीड्स का जर्मिनेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ बड़े आसानी से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं कौन? श्रब्स एंड ट्रीज। बोलो भाई, अल्टीमेटली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी है वो किसकी बनी है? ट्रीज की बनी है। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई है? सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए? फॉलियो,
फिर कौन आए? मॉस। मॉस का आना क्या बता रहा है? सॉइल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हर्बीवोर्स इन्वेट करेंगे, अपने साथ अलग अलग सीड्स और स्पोर्स को लेकर आएंगे। किसको इंड्यूस करेंगे? हर्ब्स आएंगे तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बढ़ेगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से सीड्स का जर्मिनेशन होगा और इन्वेट करेंगे कौन? श्रब्स एंड ट्रीज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन हुई? या फॉरेस्ट, या म्यूजिक, या मीजोफाइट, या मिजार्च। अरे आ गई बात समझ में? दिस वाज सक्सेशन ऑन द रॉक्स। क्लियर है यहां तक की बात? अरे बोलिए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? मेटाबोलाइट है, इसको अगर अपन यहां भी ग्रो करवाएंगे तो भी एसिड रिलीज करेगा। ऐसा भगवान ने क्या कर नहीं भेजा कि भैया जा और एसिड रिलीज कर। ये इसका मेटाबोलाइट है, जहां भी ग्रो करेगा वहां ये एसिड रिलीज करता है, विच इज फेवरेबल फॉर द नेचर, जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक स्टार्ट हो जाता है, कंडीशन फॉलियोस के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ऑटोट्रॉफ है बेटा। रॉक से एसिड रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा तो वेदरिंग ऑफ रॉक होगा। रॉक क्या है? अकुमुलेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब जिस समय पर ड्राई एरियाज में एंटर करेगा उस समय पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ फ्रेजिलिटी होगी, जो सरफेस के ऊपर जमा रखा हुआ है उसको यूज करेगा। तभी तो इन्वेजन में ही कई सौ साल लगेंगे, ठीक, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा, तभी सक्सेस होगा, देन सक्सेशन प्रोसेस चलेगी। बहुत बढ़िया। हाँ मिटा दूं? हाँ बोलते जाओ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा समय इनिशियल स्टेजेस में ही लगता है, क्योंकि पीटोजेनेसिस शुरुआत में ही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हाइड्रोसेरे। और आप सबको पता है कि भयंकर इंपॉर्टेंट है, फोटो देकर पूछ लेता है कि बता कौन सा वाला है। अरे हाँ कि ना, राइट? चलिए जी सुनिएगा, और उसमें भी थ्योरी में अलग चीजें लिखी हुई हैं और एनसीईआरटी के फोटो में अलग चीजें लिखी हुई है, ठीक है? दोनों चीजें क्लियर कर देते हैं। इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। बोला हाँ सर, उसकी चिंता मत करो, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? चलिए जी सुनिएगा प्लीज बात को। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोसेरे, और हाइड्रोसेरे में हम लोग बात कर रहे हैं न्यूली फॉर्म्ड लेक या पॉन्ड की। इसकी बेटा न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक की। चलिए जी, जब न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक है, इसका मतलब ये रॉक्स का ट्रेंच है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है नीचे, ऑर्गेन इनऑर्गेनिक मैटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट इनऑर्गेनिक। कैसे हैं? इन्वेड करने वाली पहली कम्युनिटी हेट्रोट्रॉफिक होगी बेटा, ऑटोट्रॉफिक होगी। सक्सेशन अगर प्राइमरी है तो हमेशा ऑटोट्रॉफिक ही होगा, राइट? तो न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक में जो सबसे पहले इन्वेड करेंगे वो कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, राइट बच्चे? तो जो पहली स्टेज है दैट इज नोन एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स स्टेज, ठीक? अब सुनना बहुत ध्यान से बात को। यहाँ पर हमने कह दिया कि कई सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन्वेट कर गए और उनका नंबर लगातार बढ़ रहा है। इनका नंबर जब बढ़ रहा होगा तो इनका लाइफ स्पैन ज्यादा है कि कम है? मतलब इनका इनका लाइफ स्पैन पूरा करके इनकी डेथ भी होगी। इनका ऑर्गेनिक डेब्रिस कहाँ जाकर जमा होगा? काहे नीचे नीचे कर रहे? बेंथिक जोन बोलो। अरे समझ में आ गई बात? कहाँ जाकर जमा होगा? बेंथिक जोन में जाकर जमा होगा। जब ये बेंथिक जोन में जमा होगा तो इस बेंथिक जोन के अंदर वाटर की वजह से एक तो वेदरिंग भी चल रहा है, प्लस न्यूट्रिएंट डिपोजिशन भी है। जब न्यूट्रिएंट डिपोजिशन है तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद यहाँ पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? बेंथिक जोन में है, या फिर बेसिन ऑफ द लेक में है। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर एग्जिस्टेंस है किसका? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का। और मान लेते हैं कि एक शैलो लेक कैसी है? शैलो लेक रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ प्रोफंडल जोन। इसका मतलब तलहटी तक पानी तलहटी तक लाइट पहुंच रही है, ठीक? यहाँ पर इनका ऑर्गेनिक डेब्रिस नीचे जमा हो रहा है, तो नीचे ह्यूमस कंटेंट इकट्ठा हुआ है, साथ के साथ सॉइल लेयर फॉर्मेशन भी स्टार्ट हुआ है। पूरी लेक में बताइए सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कहाँ है? बेंथिक जोन या बेसिन में है।
तो क्या बेसिन में न्यूट्रिएंट को लेने वाले प्लांट्स आ सकते हैं? बोले तो कैसे होंगे? रूटेड होंगे, और ये रूटेड हैं, पानी में डूबे हुए हैं, इसलिए जो अगली स्टेज आ रही है दैट इज रूटेड सबमर्ज्ड। भैया बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पहले फ्लोटिंग काहे नहीं आए, पहले रूटेड सबमर्ज काहे आए, है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सबसे पहले तो बेसिन में ही होगी, इसलिए वहां पर कौन आएंगे? रूटेड सबमर्ज्ड आएंगे। क्लियर? इसके बाद वाली जो स्टेज है, इसके बाद वाली स्टेज में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या फाइटोप्लैंक्टन है? क्या रूटेड सबमर्ज्ड है? कई 100 सालों तक इनका राज रहे। अरे रहेगा भाई, इनका ऑर्गेनिक डेब्रिस नीचे जमा होगा, जब ऑर्गेनिक डेब्रिस नीचे जमा होगा तो उसका डिकम्पोजिशन भी होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो ह्यूमस बनेगा। अभी भी ह्यूमस कहाँ ज्यादा है? बेंथिक जोन में ज्यादा है। लेकिन आपको पता होगा कि सीजन्स होते हैं 4, कौन कौन से? ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर। और एक्चुअल सीजनल वेरिएशन कहाँ मिलेगा? टेम्परेट एरियाज में। कहाँ मिलेगा? मैं ही आगे जाकर आपको टेम्परेचर के बेसिस पर लेक का स्ट्रेटिफिकेशन बताऊंगा, जिसमें एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन बताया जाता है। जैसे लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल लाइट के बेसिस पर है, वैसे टेम्परेचर के बेसिस पर ये 3 जोन्स होते हैं। और ये एक्चुअल स्ट्रेटिफिकेशन आप या तो समर्स में देख सकते हो या विंटर्स में। हेलो? ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, मतलब समर से विंटर के बीच का इंटरमीडिएट जोन या सीजन है ऑटम, राइट? विंटर से समर के बीच में स्प्रिंग। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में दिवाली और होली वाला मौसम, दिवाली वाला मौसम गर्मी से सर्दी के बीच का ट्रांजिशन है। होली वाला सीजन गर्मी, सर्दी से गर्मी के बीच वाला ट्रांजिशन है, राइट? एक चीज तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है भैया। इन दोनों सीजन्स में अगर आपने नोटिस किया हो तो दिवाली के समय, मतलब दशहरे से दिवाली के बीच में ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, विंड फ्लो बढ़ जाता है। उसी तरह से होली के समय पर गर्म हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है, विंड फ्लो बढ़ जाता है। जब भी विंड फ्लो बढ़ेगा बेटा, तो ये विंड फ्लो क्या किसी भी वाटर बॉडी की सरफेस पर टकराएगा? आप अगर कभी गर्मी या उस होली की और दिवाली के सीजन के आसपास अगर किसी लेक के किनारे पर बैठे हो तो उसमें बहुत सारी लहरें बनती हैं। वो लहरें समंदर की तरह किनारे पर आकर टकराती जब विंड तेज चल रही है। जैसे समंदर के किनारे गए हो तो वहां तो विंड हमेशा तेज चल रही है, लेकिन लेक वेक के किनारे पर अगर आप स्प्रिंग या ऑटम में जाएंगे, दिवाली या होली के मौसम में जाएंगे, तो विंड फ्लो की वजह से इसमें भी क्या बनती हैं? वेव्स। ये वेव्स हमें केवल सरफेस पर दिख रही है, लेकिन पूरा का पूरा वाटर मिक्सिंग हो रहा है। बोले सर यार ऐसा कैसे? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक पतीले में पानी भरो और उसके अंदर रेत डाल दो, रेत, सैंड। हेलो? ठीक। उसके बाद स्ट्रॉ लेना, और स्ट्रॉ से, या स्ट्रॉ मतलब ऊपर से पतीले में केवल फूंक मार दो, क्या नीचे वाली रेत हल्की सी डिस्टर्ब होगी? और तेजी से फूंक मार दी तो वो रेत उसके अंदर एकदम से मिक्सअप हो जाती है। नेचर में यही चल रहा है। जैसे ही विंड सरफेस पर टकराती है, वैसे ही ये विंड नीचे, या एयर नीचे जाती है, मतलब वाटर की मिक्सिंग होती है। जब ये नीचे जाएगा तो नीचे क्या इकट्ठा हो रखा है? ह्यूमस। क्या इकट्ठा हो रखा है? ये ह्यूमस कहाँ आएगा? सरफेस ऑफ वाटर पर आएगा। हेलो भैया, दिस इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द बेसिन ऑफ वाटर बॉडी एंड न्यूट्रिएंट टू द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। अगर ये कंडीशन हमेशा यूनिफॉर्म ही रहती तो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन डिफ्यूज ना होने की वजह से मर जाते, और सरफेस वाले ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से मर जाते। अरे समझ में आई बात? नेचर का अपना तरीका है वाटर की और न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग का। आ रही है बात समझ में? पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए जहां न्यूट्रिएंट मिले? रूटेड सबमर्ज। अभी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कहां आ रही है? सरफेस पर आ रही है। इसका मतलब इनको बेसिन पर लगे रहने की जरूरत नहीं, इसलिए रूटेड सबमर्ज के बाद फ्री फ्लोटिंग। समझ में आया?
मेरे हिसाब से अब कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए कि कौन सी के बाद कौन आ रहा है। राइट, पहले कौन आए, क्यों आए? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सबसे पहले कहां थी, बेसिन में। उसके बाद कौन आए, फ्री फ्लोटिंग। कौन आए, क्यों आए? क्योंकि न्यूट्रिएंट जब बेसिन में अवेलेबल थे तो वाटर मिक्सिंग की वजह से बाद में सरफेस पर भी अवेलेबल हुए, जिसकी वजह से जो कंडीशन बनी वो कौन सी बनी, फ्री फ्लोटिंग बनी। आ रही है बात समझ में? तो स्टेज आई कौन सी, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। राइट। एनसीईआरटी ने चित्र में केवल 7 डायग्राम दिए हैं, लेकिन जो थ्योरी है उसमें उसने 8 चीजें लिखी। ठीक है, मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा अभी आपको एनसीईआरटी भी। तो यहाँ पर रूटेड, सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग के बीच में एक स्टेज और बताई जाती है, वो कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। रूटेड सबमर्ज के बाद और फ्री फ्लोटिंग के पहले न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, बेंथिक या बेसिन ऑफ वाटर बॉडी में है। लेकिन कई सारे प्लांट इतने ज्यादा एडवांस, काहे हंस रही हो दोनों? हाँ, जल्दी बता। हाँ, नीचे सुन के खुश हो जाता है। अब मत हंसना। चलिए, ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलत बोल दिया, है ना? ऐसा लगता है मेरे ऊपर हंस रहा है, और जो तुम पर हंसता है उसको छोड़ते नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए सुनिएगा प्लीज। खुश रहे यार। ओके, हंस ले मेरी तरफ से, जा खुश रहे, लेकिन पढ़ ले, सीख के जा, काम की चीज ही बता रहा हूँ, है ना? हाँ, सुनिएगा प्लीज। यहाँ पर हमने कहा कि रूटेड सबमर्ज आए। रूटेड सबमर्ज जब यहाँ पर आए हैं, उस समय पर इस जगह पर कंपटीशन बढ़ रहा है, लाइट के लिए भी बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट के लिए भी बढ़ रहा है, इसलिए एडवांसमेंट और अडेप्टेशंस बढ़ेंगे। इसलिए इनके साथ ही यहाँ पर अगली बार इन्वेट कर जाते हैं रूटेड फ्लोटिंग। कौन है? क्योंकि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अभी भी बेसिन में ही है, हेलो, जिसकी वजह से अडेप्टेबिलिटी को बेटर करने के लिए प्लांट अभी भी कैसे हैं, रूटेड है। लेकिन लाइट के लिए कहां आ गए, सरफेस पर। इसलिए जो स्टेज है वो कौन सी है? ठीक है, उसके बाद फिर आती है, अभी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सरफेस वाले वाटर पर भी है, इस वजह से आप कैसे रह सकते हैं, फ्री फ्लोट। और ये बात समझ में? फ्री फ्लोटिंग के बढ़िया एग्जांपल्स में हम जानते हैं आइकॉर्निया। कौन है? अभी तक में केवल एग्जांपल मैंने आपको यहीं पर ही बताया है, क्योंकि उसी से मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा, एग्जांपल सबके याद करवाऊंगा। अभी तो आपको स्टेज याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 करके पूछ लेता है कि बताओ कौन सी के बाद कौन सी आएगी, एरो लगाकर। वो पूछे ना पूछे, एलन के टेस्ट में तो आ ही जाता है। अरे हाँ के ना, राइट। सुनिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं फ्री फ्लोटिंग स्टेज के बारे में, तो फ्री फ्लोटिंग स्टेज में सरफेस पर आकर ग्रो करने वाले प्लांट्स आ गए, जैसे कि आइकॉर्निया प्रिस्टिया। राइट। यहाँ पर जब आइकॉर्निया आते हैं तो आइकॉर्निया आप जानते हो कि पूरी सरफेस को कवर कर लेता है। जैसे ही सरफेस कवर होगी, वैसे ही लाइट और ऑक्सीजन दोनों की कमी हो, हेलो, लाइट और ऑक्सीजन जब दोनों की कमी होगी तो नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म सबसे पहले निपटेंगे। राइट। तो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म जब निपटना स्टार्ट होंगे तो उनका ढेर सारा डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस नीचे जमा होगा भाई। अरे बोलिए, ढेर सारा डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस नीचे जमा होगा। उसके अलावा क्या ये फ्री फ्लोटिंग भी कभी ना कभी मरेंगे? इनका भी डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस नीचे जमा होगा, जिसकी वजह से क्या, लेक की शैलोइंग स्टार्ट हो रही है। लाइट जो पहले नीचे तक जा रही थी, अब वो इसी सरफेस पर रह गई, जिसकी वजह से सारी एनर्जी यहीं रिलीज होगी। इट विल कॉज वार्मिंग ऑफ लेक। क्या होगा? वार्मिंग ऑफ लेक। इसका मतलब लेक बिकम्स शैलो एंड वार्म। अरे ये बात समझ में? सुनना बहुत ध्यान से बात को। नीचे क्या इकट्ठा हो रहा है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। अरे हाँ के ना, ऊपर थोड़ा सा पानी, नीचे ढेर सारा कीचड़, नीचे ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर, ऊपर थोड़ा सा पानी। इसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कीचड़। दलदल नहीं है, दलदल तो बिल्कुल सॉलिड जैसा दिखता है बाहर से, लेकिन ऊपर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और नीचे मिट्टी जमा हो रखी है, कीचड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? और कीचड़ को अंग्रेजी में कहते हैं स्वाम्प। हेलो, कीचड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वाम्प। इस स्वाम्प में जो वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन आधी पानी के अंदर और आधी पानी के बाहर ग्रो करती हुई दिखेगी बेटा। यहाँ की वेजिटेशन कहलाती है रीड वेजिटेशन।
कौन सी वेजिटेशन? रीड वेजिटेशन। इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है रीड स्वाम्प स्टेज। क्या कहते हैं इसको? रीड स्वाम्प स्टेज इसे कहा जाता है। भैया देखना जरा, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो आधे पानी के अंदर हैं और आधे पानी के बाहर हैं। इसका मतलब इनमें क्या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले अडेप्टेशन होंगे? क्या इनमें एक्वेटिक हैबिटेट वाले अडेप्टेशन होंगे? इसका मतलब है कि ये प्लांट में दोनों तरह के अडेप्टेशन होने के कारण दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज एम्फीबियस स्टेज। क्या कहलाती है ये? ध्यान रखना, यहाँ ब्रायोफाइट वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों अडेप्टेशन होने की वजह से क्या है? एम्फीबियस स्टेज। आपने शायद प्लांट फिजियोलॉजी में हेट्रोफिली पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, जिसमें एक्वेटिक हैबिटेट में डाइसेक्टेड लीव्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कंप्लीट कंपाउंड लीव्स कैन बी सीन इन रीड स्वाम्प स्टेज। कहाँ मिल सकता है? रीड स्वाम्प स्टेज में मिल सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब भैया क्या होगा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म भी तो मरेंगे यार, क्योंकि यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग भी है, फाइटोप्लैंक्टन भी है और ये रीड स्वाम्प भी है, रूटेड सबमर्ज भी है। हेलो, ये जब मरेंगे तो इनका ऑर्गेनिक डेब्रिस फिर यहाँ जमा होगा। ऑर्गेनिक डेब्रिस का अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वाटर कंटेंट में ऑर्गेनिक मैटर लगभग बराबर हो गया। पहले यहाँ वाटर ज्यादा था, ऑर्गेनिक मैटर नीचे जमा हो रखा था, कंडीशन कीचड़ जैसी थी, लेकिन अभी वाटर कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर बराबर हो गया है। इसका मतलब कंडीशन दलदल जैसी हो गई है। कैसी हो गई है? इसलिए इसको मार्शी कंडीशन कहते हैं। अरे बोलिए। और मार्शी कंडीशन में जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं वो मीडो वेजिटेशन कहलाती। कौन सी बेटा? इसलिए इसको नाम दिया जाता है मार्श मीडो स्टेज। कौन सी स्टेज है? शायद क्लियर हुआ हो। ठीक। अब भैया मार्च मीडो स्टेज भी कई 100 साल रहेगी, उनका भी ऑर्गेनिक डेब्रिस यहीं जमा होगा, धीरे धीरे वाटर का परकोलेशन भी होगा। तो मुझे बताइए इस पूरी लेक की डेप्थ में कौन सा हिस्सा सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा? सबसे ऊपर वाला, क्योंकि ऑर्गेनिक डेब्रिस का डिपोजिशन यहीं पर है। अरे हाँ कि ना? तो सबसे पहले कौन सा एरिया सॉलिडिफाई होगा? सबसे ऊपर वाली सरफेस सॉलिडिफाई होगी। इसका मतलब इसके बाद जो कंडीशंस बनेंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी जिसमें ऊपर टेरेस्ट्रियल कंडीशन है, नीचे लेकिन अभी भी दलदल है। हेलो, नीचे दलदल है मतलब वाटर लॉगिंग है। नीचे दलदल है मतलब वाटर लॉगिंग है। अरे समझ रहे हो बात को? यहाँ पर हमने कह दिया है ऊपर कंडीशन कैसी हो गई? टेरेस्ट्रियल जैसी। कैसी हो गई है? इसका मतलब अब यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन्वेट करेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट में यहाँ पर आते हैं स्क्रब। क्या आते हैं? बोले भाई स्क्रब क्या होता है? स्क्रब इज हर्ब्स प्लस श्रब्स, श्रब्स डोमिनेटिंग। हर्ब्स प्लस श्रब्स, श्रब्स डोमिनेटिंग। क्लियर हो गई बात? अब भैया ये जब श्रब्स यहाँ पर ग्रो करेंगे, देखना जरा यार, ये श्रब्स ग्रो कर रहे हैं क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरिया है, राइट? इनकी रूट्स कहाँ दिख रही है? दलदल में। वहां पानी ज्यादा है कि कम है? क्या वहां पर वाटर लॉगिंग हो रखी है? इसी वजह से स्क्रब स्टेज को वाटर लॉगिंग स्टेज या वाटर लॉगिंग टॉलरेंट स्टेज भी कहा जाता है। कौन सी बेटा? वाटर लॉगिंग टॉलरेंट। हर चीज का लॉजिक है भैया, वैसे याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है? कौन सी कंडीशन बनी? वाटर लॉगिंग टॉलरेंट। कौन है? स्क्रब। यार स्क्रब में कौन आए हैं? हर्ब्स एंड श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स क्या होते हैं? वुडी स्टेम विद वुडी स्पाइन्स। क्या? वुडी स्टेम विद वुडी स्पाइन। भैया अभी तक के पूरे नाटक में कहीं पर भी वुड आई क्या? यहीं से वुड स्टार्ट हुई है। इसलिए इस स्टेज को वुडलैंड स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज को वुडलैंड स्टेज भी कहा जाता है। यहां तक की कहानी क्लियर? अब भैया अल्टीमेटली ये पूरा एरिया एक टेरेस्ट्रियल मीजोफाइटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लाइमेक्स कम्युनिटीज कौन आएंगी? ट्रीज या फॉरेस्ट आएंगे।
है बेटा, दलदल वाला पॉइंट। हाँ, पानी ज्यादा है, नीचे ऑर्गेनिक मैटर कम है, और डेब्रिस गिरेगा, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर कंटेंट लगभग बराबर होंगे। कैसी कंडीशन? मार्श, दलदल वाली कंडीशन। ऊपर वाला एरिया सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर ऑर्गेनिक डेब्रिस भी गिर रहा है, इवापोरेट भी हो रहा है, परकोलेट डाउन भी हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर इन्वेड करेंगी कौन? टेरेस्ट्रियल स्पीशीज। टेरेस्ट्रियल में कौन आई? हर्ब्स एंड श्रब्स। डोमिनेटिंग कौन? श्रब्स। इसलिए कहा गया इसको स्क्रब स्टेज। वुड यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसलिए इसको यहाँ पर इसकी रूट्स कहाँ तक है? वाटर लॉगिंग कंडीशन में, इसलिए इसको वाटर लॉगिंग टॉलरेंट स्टेज कहते हैं। और अल्टीमेटली इन्वेड कर जाते हैं कौन? ट्रीज। दलदल। स्वाम्प का मीडो तो वेजिटेशन का नाम है, मीडो तो वेजिटेशन है, वहां पर रीड वेजिटेशन है, क्योंकि ऑर्गेनिक डेब्रिस यहीं गिर रहा है। ऑर्गेनिक डेब्रिस जब यहाँ गिर रहा है तो सॉलिड मटेरियल बढ़ रहा है, वाटर कंटेंट कम हो रहा है, इवापोरेट भी हो रहा है, परकोलेट डाउन भी हो रहा है। तो जब परकोलेट होता है तो लेवल ऊपर से ही कम होता है, नीचे तो वही रहता है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा एरिया सूखेगा? ऊपर वाला सूखेगा। हाँ बच्चे, बैठ के बोल बोल। ऑर्गेनिक डेब्रिस का डिपोजिशन, सॉइल लेयर का फॉर्मेशन सबसे ऊपर स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक डेब्रिस रन ऑफ वाटर के साथ आने वाला सेडिमेंट, अदर सेडिमेंट, एयर के साथ आने वाला सेडिमेंट, मतलब इओलियन सॉइल, ग्लेशियन सॉइल, इसके अलावा क्या कहते हैं, कोलुवियल, एलुवियल, सब उसी जगह पर आकर जमा होंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ है। वाटर जब भी टकराता है तो कहीं ना कहीं वेदरिंग होगा। हाँ, नॉर्मल वाटर में भी, वाटर बॉडीज के अंदर आप किनारे पर अगर कहीं से रन ऑफ वाटर लगातार बह रहा है तो रास्ता अपने आप ही बन जाता है। और ये 1-2 साल की कहानी थोड़ी है, कई 100 साल, मिलियन ईयर्स में। बोल बेटा, कुछ बोल रहा था? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हाइड्रोसेरे फ्रेश वाटर बॉडी में बताया। हाँ हाँ, बिल्कुल 100% बात है, ये सच है ये, अगर फ्लोइंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ 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 हाँ। है। हाँ 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 हाँ। दोबारा बोल, क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पहले कौन सी बताई, उसके बाद कौन आई? जब ये आई है तो ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, इसलिए उसने पूरा नाम लिख दिया क्या? लेकिन एक्चुअल स्टेज नई कौन सी है? एनसीईआरटी में नहीं है वो, ठीक है, वो थ्योरी में है। आ गई बात समझ में? अरे क्लियर है यार। ये था भैया आपका सक्सेशन इन वाटर बॉडी। सुनिएगा अब ध्यान से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सक्सेशन इन हाइड्रोसेरे, मार्जिन टू सेंटर की सेंटर टू मार्जिन? जब भी कोई गड्ढा नेचुरली भरना स्टार्ट होता है तो पहले मार्जिन से भरता है, सेंटर में बचता है, राइट? इसका मतलब डायरेक्शन कैसा है? मार्जिन टू सेंटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिथोसेरे या टेरेस्ट्रियल एरिया में होने वाले सक्सेशन का डायरेक्शन, मार्जिन टू सेंटर की सेंटर टू मार्जिन? मार्जिन टू सेंटर की सेंटर टू मार्जिन? बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि सेंटर कहाँ है और मार्जिन कहाँ है, सो इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। कैसा होता है? देखो, डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोसेरे, मार्जिन टू सेंटर, डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोसेरे, मार्जिन टू सेंटर, डायरेक्शन ऑफ लिथोसेरे यूनिफॉर्म,
डायरेक्शन ऑफ लिथोसेरे कैसा है? यूनिफॉर्म। आ गई बात समझ में? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको स्टेज का नाम लिख कर ना दे और सीधा एग्जाम्पल्स पहचानने को दे दे। ठीक है, तो क्लियर रखना। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में एक्वेटिक बॉडीज के मेजर प्रोड्यूसर्स आर डायटम्स, और इनके साथ क्या ब्लू ग्रीन एल्गी मिल सकते हैं? राइट, तो डायटम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी फाउंड इन द फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। अगला बेटा, रूटेड सबमर्ज हाइड्रिला वेलिसनेरिया। अरे दोनों दोस्त हैं, एक का नाम लो दूसरा अपने से याद आ जाता है। पहला एग्जांपल कौन? हाइड्रिला, इसके साथ वेलिसनेरिया। ये कौन सी है? रूटेड सबमर्ज्ड है। अभी आ गए कहा? रूटेड फ्लोटिंग। लोगों का भयंकर कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग नेलम्बो और निम्फिया इसमें बता देते हैं। अरे हाँ कि ना, लेकिन नेलम्बो निम्फिया सबमर्ज नहीं है, फ्लोटिंग है, बट दे आर रूटेड। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेलम्बो क्या होता है? रे नेलम्बो, तेरे पड़ोसी को बुला, क्या होता है नेलम्बो? हाँ, क्या नाम तेरा? हाँ सर, ऋषभ। ऋषभ, हाँ ऋषभ बता, नेलम्बो क्या होता है? नहीं पता है? कमल सुना है? लोटस, वही नेलम्बो है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्फिया। निम्फिया सुना है? वाटर लिली। निम्फिया क्या है? वाटर लिली। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? रूटेड हैं बट फ्लोटिंग हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, फ्री फ्लोटिंग बता चुका हूं, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। नेक्स्ट बेटा, रीड स्वाम्प स्टेज। टाइफा सुना है? एजोला सुना है? सेजिटेरिया सुना है? शाबाश, आज सुन लो। ये तीनों रीड स्वाम्प स्टेज एम्फीबियस है। ठीक है, अगला बेटा, मार्श मीडो। एग्जाम्पल, कैरेक्स, मेंबर ऑफ कैरेट फैमिली। कैरेक्स इज द मेंबर ऑफ कैरेट फैमिली, मार्श मीडो स्टेज में मिलेगा। राइट, स्क्रब, स्क्रब स्टेज में मिलता है कॉर्नस। क्या कॉर्नस वुडी है? अरे वुडलैंड स्टेज है। और ये वुडी प्लांट क्या कीचड़ वाली या वाटर लॉक्ड कंडीशन में ग्रो कर रहा है? मतलब ये ग्रो कर रहा है बॉग में, इसलिए इसका कॉमन नेम है बॉगवुड प्लांट। क्या कहते हैं इसको? बॉगवुड प्लांट इसे कहा जाता है, जो कि आपको मिलेगा स्क्रब स्टेज। ट्रीज के अंदर तो कोई भी ट्री, ओक, सेलेक्स या मैंगो या पाइनस, जो भी कहना चाहो आप मेंशन कर सकते हो। है बेटा, लाक्स पर, लाक्स पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, हेट्रोफिली है ना उसमें। बटर कप और लाक्स पर दोनों आ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, सेंटर टू। अरे भैया, पहले जो डिपोजिशन हो रहा है, हम तो जो सक्सेशन प्रोसेस बता रहे हैं, उसमें डिपोजिशन कहाँ हो रहा है पहले, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होता होगा, बीच में जाके। किसी ने डलहौजी नाम की जगह का नाम सुना है? खजियार सुना है? कितने लोगों ने खजियार सुना है? ठीक, नहीं शिमला नहीं, डलहौजी के पास में है खजियार। इट इज अ लेक। आज आप जाकर एक फोटोग्राफ देखना, मतलब अगर आप गूगल पे, ये काम की चीजें भी आती गूगल पे, है ना, तो आप उस पे खजियार जब टाइप करेंगे, तो जो खजियार लेक है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। आपने अगर मूवीज वगैरह में देखा हो, तो पूरे चारों तरफ पाइनस के ट्रीज हैं और बीच में ग्रासलैंड बना हुआ है। ऐसा मूवीज के अंदर बहुत बार दिखाया जाता है, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी में पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, वो वाला गाना जब आप देखेंगे, तो उसमें ग्रासलैंड है और चारों तरफ क्या है? ट्रीज है। वो जो ग्रासलैंड है, वो किसी जमाने में लेक हुआ करता था। उसी तरह से जो खजियार लेक है,
वो खजियार लेक इस रूम से भी छोटे हिस्से में कीचड़ जैसा रह गया है और बाकी चारों तरफ ग्रास ग्रो कर रही है, टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो गया है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेशन, जिसमें कहां से शुरू हुआ, मार्जिन से। अल्टीमेटली कौन सा हिस्सा भरेगा, सेंटर वाला। इट इज सेंटर टू मार्जिन। बॉग कीचड़ के लिए यूज करते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए यूज करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन न्यूट्रिएंट इतने ज्यादा नहीं है कि ऊपर वाली सरफेस वाली प्लांट्स को इतना ज्यादा एबंडेंस में ग्रो करवा पाए। अभी भी डोमिनेटिंग कौन रहते हैं, उनको डोमिनेट होने में समय तब तक लगेगा जब तक कि सरफेस पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एबंडेंस में ना हो जाए। ठीक है, चलिए निकालिए एनसीईआरटी पेज नंबर 250 फटाफट से। लाओ, कौन लाया है, आजू बाजू वाले दोनों लोग। नहीं लाया तू, क्यों नहीं लाया, शाबाश। पेज नंबर 250 इकोलॉजिकल सक्सेशन मिला। चलो भैया सुन लीजिएगा, मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। मैं एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको कथा के रूप में नहीं पढ़ूंगा। हेलो, होता ना सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उस कथा को हम लोग सुनते हैं और एंड में पंडित जी बोलते, बोलो सत्यनारायण भगवान की। वो हमें पता ही नहीं कि पंडित जी क्या क्या बोल कर गए। ठीक है, चलिए सुनिएगा आप। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन या एनसीईआरटी में जब भी पढ़ाऊंगा, चूंकि आज हमारा पहला एनकाउंटर है एनसीईआरटी पढ़ने वाला, ठीक है, जब भी मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, मेरा केवल मोटिव ये है कि जो सारी चीजें हमने अभी तक सीखी हैं वो सारी चीजें हमें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो चेक होगा। सेकेंडली ये देखना है कि एनसीईआरटी में कोई करेक्शन तो नहीं है। हेलो, दिस इज अ कॉन्फिडेंस कि हमें पता है और हमने जो पढ़ा है क्या वो एनसीईआरटी में सही लिखा है कि, वो हमें चेक करना है, राइट। सेकेंड चीज, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूं, मतलब ये वैसा ही है कि आपने किसी नोवेल पर आधारित मूवी पहले देख ली है, नोवेल बाद में पढ़ा है। अरे समझ में आई बात, नोवेल पढ़ने पर पता लगता है कि है साला ये तो दिखाया ही नहीं। अरे हाँ क्या ना, राइट है ना, धोखा करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हर एक चीज वैसे इमेजिन करनी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊं। हेलो, केवल आपके फायदे के लिए है। एक दो बार में मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, बस उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि आगे पढ़ानी है कि नहीं पढ़ानी। आ गई बात समझ में। एक एक लाइन, एक एक शब्द ना मन में उतरता चला जाना चाहिए कि हाँ यार ये मुझे आता है, राइट। करें शुरू। चलिए जी, तो जिस तरह से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे हर एक चीज इमेजिनेशन मन में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं तो हजारों बार पढ़ चुका है ना, सपने में भी यही आती है। अरे आ गई बात समझ में, फिर उसको बोलना पड़ता, बोले नहीं तो नहीं अभी वो, ठीक है। ओके बेटा सुनिएगा, पहला वाला पैराग्राफ में वो प्रीवियस बात कर रहा है, शुरुआत की बात सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition. I think relate कर पा रहे होंगे कि जैसे ही environmental conditions change होंगी वैसे ही communities का species composition और structure दोनों ही change होगा। This change is orderly and sequential, parallel with the changes in physical environment, and these changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment, and that is called, easy है, नियर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आता है। वेरी गुड बेटा। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल, समझ में आ गई बात, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। The gradual and fairly predictable change in species composition of a given area is called, right? During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline or even। अब ये पढ़ते ही आपके मन में एक शंका आएगी कि सर आपने तो कहा था कि प्रीवियस वाली रहेगी, अरे हाँ कि ना, लेकिन ये कह रहा है कि इवन डिसअपियर। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में फाइटोप्लैंक्टन नहीं है। अरे समझ में आ गई बात। इसका मतलब है कि पायनियर कम्युनिटी चली जाए ये भी जरूरी नहीं है, और पायनियर कम्युनिटीज हमेशा रहे ये भी जरूरी नहीं है। ये हो भी सकती है और जा भी सकती है। क्लियर बेटा।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज। भाई साहब कौन सा एंटायर बोले तो पाइनियर सीरल क्लाइमैक्स, मतलब the entire sequence of communities that successively change in a given area are called, clear हो गई बात? The individual transitional communities are serial stages or serial communities. In the successive serial stages, there is a change in diversity of species of organism, increase in the number of species and organisms, as well as an increase in the total biomass. Clear? आगे कह रहा है, बहुत ध्यान से इमेजिनेशन स्ट्रांग रखिएगा, कि द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, जो आज हम आसपास देख पा रहे हैं सारी कम्युनिटीज, द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। क्लियर? अब इसने क्लियर कर दिया है कि आज जो हम देख रहे हैं ना, ये लाखों सालों से चल रहे सक्सेशन प्रोसेस की वजह से देख पा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि यार एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन द पैरेलल प्रोसेसेस। क्लियर हो गई बात? उस जमाने में, प्रिमिटिव टाइम की बात कर रहा है, उस जमाने में सक्सेशन और रिवॉल्यूशन कैसे थे? पैरेलल प्रोसेसेस। बहुत बढ़िया। सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। मतलब सक्सेशन चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, खाली जगह चाहिए। पहले से कोई है तो वो सक्सेशनल नहीं है, वो सीरल है। मतलब पाइनियर नहीं आएगी, कौन आएगी? सीरल आएगी। ठीक है, सुनिएगा। Succession is hence a process that starts where no living organisms are there. These could be the areas where no organisms ever existed, like a bare rock, or in the areas that somehow lost all the living organisms that existed here. दोनों बता दिया इसने कि या तो ऐसा हो सकता है कि कभी तो कोई था ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि थे लेकिन निपट गए। राइट? अब ये कह रहा है कि द फॉर्मर, पहले वाला, इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, जिसके बारे में कहा था कि कोई था नहीं, एंड द लेटर, बाद वाला, while the latter is termed as secondary succession. क्लियर हो गई बात? Examples of areas where primary succession occur are newly cooled lava, bare rock, newly created pond or reservoir. The establishment of a new biotic community is generally, establishment slow होता है, बाद में हो सकता है frequently हो जाए। ठीक है? Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil का होना जरूरी है। Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock. कई हजार साल लग सकते हैं। आगे बात समझ में? आगे कह रहा है कि secondary succession begins in the area where natural biotic communities have been destroyed, such as abandoned farmlands, burnt or cut forest, and lands that have been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. आ गई बात समझ में? अब कई बार होता क्या है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि यार प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में केवल यही डिफरेंस है कि प्राइमरी स्लो चलता है और सेकेंडरी फास्ट चलता है, लेकिन भैया सीक्वेंस एंड टाइप ऑफ कम्युनिटीज भी अलग होंगे। सीक्वेंस एंड टाइप ऑफ कम्युनिटीज भी अलग होंगे, क्योंकि वहां पर पहले बेयर एरिया है, कोई सॉइल थी नहीं, यहाँ पर सॉइल होने की वजह से पायनियर अलग होगी और सीक्वेंस भी अलग होगा। अरे बोलो यार बच्चे। अगला, description of ecological succession usually focuses on change in vegetation. Vegetation पर ही क्यों फोकस करता है? देखना कि however these vegetational changes in turn affect food and shelter for various type of animals. Thus, as succession proceeds, the number and type of animals and decomposers also change. आ गई बात समझ में? अब क्या कह रहा है कि at any time during primary or secondary succession, natural or human induced disturbances can convert a particular serial stage of succession into an, this is called, clear?
Also, such disturbances create a new condition that encourages some species and discourage or eliminate other species. समझ में आ रही है एक एक लाइन? मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी जानता हूँ, केवल हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ यार एनसीईआरटी ने इसको सही लिखा है कि नहीं लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स based on the nature of habitat, whether it is water or it is on a very dry area. Succession of plants is called hydrarch or xerarch respectively. समझ में आ गई बात? Next बेटा, hydrarch succession takes place in wetter areas and successional series progress from hydric to mesic condition. As against this, xerarch take place in dry areas and the series progress from xeric to mesic condition. Hence, both hydrarch and xerarch succession leads to medium water condition, which is neither too dry nor too wet. Clear हो गई बात? Next बेटा, the species that invade a bare area are called. सब लोगों का एनसीईआरटी पढ़ते हुए फील हो रहा है कि सबको मजा बहुत आ रहा है. शाबाश बेटा. In primary succession on rocks, these are usually which are able to secrete acids and dissolve rock. और ये किस में हेल्प कर रहे हैं? Weathering and soil formation. These later pave way. Pave way का मतलब होता है रास्ता बनाना. मतलब ये रास्ता बनाते हैं किसके लिए? To very small plants like bryophyte. मॉस की बात हो रही है, ठीक? Which are able to take hold in small amount of soil. इसका मतलब soil formation complete हो रहा है. कौन बताया? मॉस या ब्रायोफाइट बताए. अगली बात समझ में? नेक्स्ट बेटा, they are with the time succeeded by bigger plants and after several more stages ultimately a stable climax forest community is formed. The climax community remains stable as long as environment remains unchanged. इसका मतलब biotic communities are never stable. They might change according to the change in climate. आ रही है बात समझ में? Next, with the time, xerophytic habitat gets converted into a mesophytic. In primary succession in water, the pioneers are small phytoplanktons. They are replaced with the time by rooted summer. पहले कौन बताया? Phytoplankton. फिर कौन आया? Rooted floating angiosperms. Oh my God, ये डायग्राम में नहीं है लेकिन थ्योरी में, और दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट है, लोटस एंड वाटर लिली. अरे आ गई बात समझ में? एंजियोस्पर्म्स, राइट? Followed by free floating plants, then reed swamp, then marsh scrub, and finally the trees. The climax again would be with time the water body is also converted into land. Clear हो गई बेटा बात? In secondary succession, the species that invade depend on the condition of soil, availability of water, environment, as also the seeds or other propagules present. कि कौन पहले से प्रेजेंट रहा है, कंडीशंस फेवरेबल हुई तो पायनियर वही बनेगा. आ गई बात समझ में? नेक्स्ट बेटा, since soil is already there, the rate of succession is much faster and hence climax is also reached more quickly. समझ में आ रही बेटा बात? वाह यार. When what is important to understand is that succession, particularly the is a very slow process, taking maybe thousands of years for climax to be reached. Another important fact is to understand that succession, whether taking place in water or on land, proceeds to a similar climax community. The बहुत easy था, मजा आ गया यार. 100% क्लियर है. डायग्राम का सीक्वेंस समझ में आ रहा है? पहला वाले डायग्राम में देख लो, फाइटोप्लैंक्टन दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अरे बात समझ में आई? दूसरे वाले में आपको रूटेड सबमर्ज दिख रहे हैं. उसके बाद वाले में आपको सबमर्ज तो है ही, साथ में फ्री फ्लोटिंग भी है. देन उसके बाद रीड स्वैम्प, मार्श मीडो, स्क्रब स्टेज और ट्री.
प्लीज ध्यान रखिएगा, वो आपको ये बी, डी, ई और एफ यही सबसे ज्यादा पूछता है, पहचानना आना चाहिए। आधा पानी के अंदर है, कुछ थोड़ा सा पानी के बाहर है, रीड स्वाम्प है। आ गई बात समझ में? वेजिटेशन ही वेजिटेशन बहुत सारी ग्रो कर गई है, मतलब ऑर्गेनिक डेब्रिस बढ़ गया है, वो क्या है, मार्श में। और उसके बाद नीचे श्रब्स हैं और थोड़े बहुत ट्रीज बता रखे हैं। स्क्रब स्टेज है क्योंकि डोमिनेटिंग अभी भी श्रब्स है, और अल्टीमेटली ट्रीज है, ट्रीज बता रखे हैं। अरे आ गई बात समझ में? 100% क्लियर है? ये था भैया आपका सक्सेशन और सक्सेशनल प्रोसेस। क्लियर बच्चों? हम पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल हेरारकी। इकोलॉजिकल हेरारकी की सबसे छोटी यूनिट, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट इन अ बैरन एरिया। यही लोग हैं जो बाद में आकर कहते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी ऑन अ बैरन एरिया इज नोन एज सक्सेशन। अब सक्सेशन में कम्युनिटीज आ रही हैं बेटा। कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। क्या नेचर में अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं? अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जबकि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का बीच का इंटरेक्शन हमारे सिलेबस में है ओनली इंटर स्पीशीज इंटरेक्शंस। आइए सबसे धांसू, सबसे जोरदार पार्ट की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज इंटर स्पीशीज इंटरेक्शंस। क्लियर? आज केवल मैं आपको इसका इंट्रोडक्टरी फ्लो चार्ट बनवा कर जाऊंगा, जो कि आपको हर समय याद होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से ही आ जाता है। ठीक है? इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन का सिंपल सा मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। इंटरेक्शन बिटवीन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बेटा दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस, कौन से बेटा? और एक होते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस। राइट? ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव इंटरेक्शन ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज या किसी एक स्पीशीज को फायदा होता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता, वो क्या कहलाती है? पॉजिटिव इंटरेक्शन। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या पॉजिटिव इंटरेक्शन में प्लस प्लस आ सकता है? क्या पॉजिटिव इंटरेक्शन में प्लस माइनस आ सकता है? पॉजिटिव में प्लस माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों को या किसी एक को फायदा होता है लेकिन नुकसान किसी को, इसलिए माइनस ना होकर ये अनअफेक्टेड या न्यूट्रल रहेगा। बोलो बच्चे। एनसीईआरटी ने पॉजिटिव में दो ही बताए हैं, लेकिन हम तीन पढ़ेंगे इंक्लूडिंग प्रोटोकॉपरेशन। ठीक है बेटा? यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की। नेगेटिव इंटरेक्शन को एनसीईआरटी ने डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन कहा है। क्या कहा है? याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर वो बोल दिया डेट्रीमेंटल, बोले इस साला पढ़ाया ही नहीं गंजा। अरे बात समझ में आई? राइट? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव और दूसरा डेट्रीमेंटल या नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव इंटरेक्शन क्या है बेटा? जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को या किसी एक स्पीशीज को नुकसान होना जरूरी है, भले ही दूसरे का फायदा हो जाए। बेटा दुश्मनी का उसूल यही है कि दुश्मन का नुकसान होना चाहिए, भले ही उसके लिए किसी और का फायदा करवाना पड़ जाए। अरे आ गई बात समझ में? तो नेगेटिव इंटरेक्शन में दोनों का या नुकसान होना जरूरी है, भले ही दूसरे का। तो क्या नेगेटिव में प्लस माइनस आएगा? क्या नेगेटिव में माइनस माइनस आएगा? क्या नेगेटिव में माइनस जीरो आएगा? तीनों तरह के इंटरेक्शंस पाए जा सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? पॉजिटिव इंटरेक्शन बेटा हम लोग तीन तरह के पढ़ेंगे। एक, कमेंसलिज्म। कौन सा है बेटा? इट इज प्लस जीरो। कैसा है बेटा? साइन लैंग्वेज याद होनी चाहिए, मैच द फॉलोइंग पूछा गया है कई बार। ठीक है बेटा? कमेंसलिज्म क्या है? प्लस जीरो, एक को फायदा होता है, दूसरा अनअफेक्टेड। समझ में आ रही है बात? दूसरा पॉजिटिव इंटरेक्शन है बेटा प्रोटो कॉपरेशन। क्या है बच्चों? प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन के अलावा एक और इंटरेक्शन है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। कौन सा है बच्चों? Proto cooperation is a positive interaction. Mutualism is also a
अब बोले यार यहाँ कंफ्यूजन आता है कि दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोटो कॉपरेशन में दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन दोनों का हमेशा साथ में रहना जरूरी नहीं है। इसका मतलब दिस इज अ नॉन ऑब्लिगेट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कैसा है बेटा? आपने सुना होगा ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। कभी अगर भूल जाए ना कि यार वो कंफ्यूजन होता है, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनारोब, तो कभी भी भूल जाए तो याद रखना ऑब्लिगेट इज नेसेसरी, फैकल्टेटिव इज ऑप्शनल, ऑब्लिगेट इज नेसेसरी, फैकल्टेटिव इज। तो फैकल्टेटिव एरोब मतलब ऑप्शनली एरोब है, नॉर्मली एनारोब। अरे समझ में आ गई बात? ठीक, तो यहां पर हमने क्या कहा, नॉन ऑब्लिगेट, मतलब दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज साथ में होगी तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन दोनों का हमेशा साथ में रहना जरूरी नहीं है। म्यूचुअलिज्म, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है और यह एक तरह का ऑब्लिगेट इंटरेक्शन है, मतलब दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज का हमेशा साथ में रहना जरूरी है। बोले तो जन्म जन्म का साथ टाइप रिलेशनशिप बेटा, सात जन्म का प्यार टाइप रिलेशनशिप, या कह लीजिए प्राचीन समय का भारतीय विवाह। आज के जमाने में अलग चल रहा है बेटा, पुराने जमाने में होता था 7 जन्मों की कसमें साथ में खाते थे, आजकल तो 7 दिन चल जाए वही बहुत है। अरे हाँ कि ना, राइट? तो ये क्या है बेटा, प्राचीन समय का भारतीय अमेरिकी विवाह। कैसा है बेटा? अमेरिकी। जब तक दोनों साथ रहेंगे दोनों को फायदा होगा, लेकिन दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही वैलिड है। अरे बात समझ में आई? वो क्या है बेटा, प्रोटो कॉपरेशन है। समझ में आ गई बात? लेकिन हमेशा साथ में रहना है तो म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट बेटा, नेगेटिव इंटरेक्शन। बोले सर वर्तमान में भारत में कौन सा चल रहा है वो नहीं बताया है। अरे हाँ कि ना, अभी आएगा बेटा। नेगेटिव में एक्सप्लॉइटेशन बेटा, नेगेटिव में पहला इंटरेक्शन कैसा है, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइटेशन इज प्लस माइनस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन है? सुनना ध्यान से, ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करती है। अरे समझ रहे हो बात को? वो क्या है बेटा, एक्सप्लॉइटेशन है। वर्तमान भारतीय विवाह जिसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करती है, ये चल रहा है वर्तमान में। लेकिन इसके भी 2 प्रकार हैं बेटा, इसके भी 2 प्रकार है। यस, एक तो है बेटा प्रिडेशन। क्या है बेटा? प्रिडेशन में यस होता क्या है, इसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को पकड़कर मारकर खा जाती है। कैच, किल एंड ईट। राइट, तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन में ये चीज नॉर्मली कॉमन नहीं है। जब भी होता है समाचार पत्रों में मिलता है, दुल्हन शादी की रात को ही गहने लेकर फरार, कैच किल एंड फरार, प्रिडेशन है बेटा। अरे हाँ कि ना? लेकिन मोस्ट कॉमन जो इंडिया में चल रहा है बेटा वो है पैरासिटिज्म। क्या चल रहा है बेटा? पैरासिटिज्म, जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर रहती है, खाती है, लेकिन मरने नहीं देती है। वो क्या है बेटा, पैरासिट। इसका मतलब एक ही पैरासाइट से परेशान होकर क्या होस्ट स्पीसीज अपने अंदर चेंज इंड्यूस कर सकता है? लेकिन अगर ये चेंज इंड्यूस करता है तो पैरासाइट भी को इवॉल्व हो जाता है, और वो इससे को इवॉल्व होकर कहता है या कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये चल रहा है बेटा क्या, पैरासिटिज्म। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? शाबाश बेटा। एक्सप्लॉइटेशन के बाद दूसरे तरह का इंटरेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अमेंसलिज्म। शाबाश बेटा। क्या है? -0 टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन?
एक स्पीसीज को नुकसान होता है, दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड होती है। इसको सामान्य शब्दों में हम कहते हैं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। कमेंसलिज्म है बेटा। आ गई बात समझ में? शाबाश हो। ये नहीं करना है। मजे हमेशा चुपचाप अकेले में लेने चाहिए। आपके मजे की आवाज यदि बाहर जाती है गेट के तो दूसरे का मजा खराब हो जाता है, वो सोचता है कि मैं कब लूंगा। चलिए जी, सुनिएगा बात को ध्यान से। मजे बेटा। अगला है बेटा क्या? कंपटीशन। कंपटीशन कैसा है? माइनस माइनस इंटरेक्शन है, जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को नुकसान होता है। जैसे लड़ाई होती तो चांटे दोनों के ही पड़ते हैं, अरे हाँ कि ना? या फिर और सामान्य शब्दों में कहें तो दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, वो तीसरे के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। इसको कहते हैं हमारी भाषा में कि दोनों का कट गया बेटा। दिस इज नोन एज कंपटीशन। भारत में इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है बेटा विवेक ओबरॉय एंड सलमान बॉय। कोई अभिषेक बच्चन का नाम नहीं लेगा। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे हम लोग इसी सीक्वेंस में, और आपको साइन लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए बेटा। आज के लिए इतना है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर हमें भी सुनना है। अब सब तो सुना दिया, अब क्या सुनो?